हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जालोर जबालीपुर के चौहानों का इतिहास और उसका दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। जालोर जबालीपुर के सोनग्रा चौहानों का इतिहास और दिल्ली सल्तनत के साथ उनके संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जालोर के जो चौहान हैं, उन चौहान वंशीय शासकों को सोनग्रा चौहान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जालोर के किले को सोनगढ़ या सोवर्णगिरी कहा जाता है और सोवर्णगिरी किले में या सोनगढ़ में निवास करने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? सोनग्रा चौहान कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जालोर के किले को सोनगढ़ या सोवर्णगिरी कहा जाता है और इस किले में निवास करने के कारण ही जालोर के चौहान वंशीय शासक सोनग्रा चौहान कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जालोर को जबालीपुर क्यों कहा जाता है। तो इस संबंध में यह मान्यता है कि जालोर के अंदर जालोर जो है वो जालोर महर्षि जाबाली की तपोभूमि रही है। महर्षि एक ऋषि हुए हैं जाबाली, उनकी तपोभूमि रही है। इस कारण से उसको जाबालीपुर कहा जाता है। और चूंकि यहाँ पर जाल वृक्ष की अधिकता है, जाल वृक्ष बहुतायत में मिलता है, इसलिए जालोर को कई बार जालहूर भी कह दिया जाता है। क्या किया जाता है? क्या कहा जाता है? जालहूर भी कह दिया जाता है, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण। ठीक है, तो महर्षि जाबाली की तपोभूमि के कारण उसको जाबालीपुर कहा जाता है और जाल वृक्ष की अधिकता के कारण उसको जालहूर कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर कवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध लिखा और खगोलविद ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्म स्फोट सिद्धांत दिया, उसकी भी जन्मभूमि जालोर ही रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जाबालीपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये महर्षि जाबाली की तपोभूमि रही है और जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसको जालहूर कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रतिहार शासकों का यहाँ पर शासन रहा है। जालोर पर गुर्जर प्रतिहार काल चल रहा था, तब उस समय यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था और यह एक उस समय एक समृद्धिशाली नगर हुआ करता था। कहा जाता है कि प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने ही जालोर को अपनी राजधानी बनाया था और संभवतः जालोर के दुर्ग का निर्माण भी नागभट्ट प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। प्रथम ने ही करवाया था और इसलिए ये बात जो है कि नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया, ये बात जो है किसने कही है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कही है। वही डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये मानते हैं कि जालोर दुर्ग का निर्माण परमार शासक धारावर्ष ने करवाया था। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ये मानते हैं कि जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, जो कि प्रतिहार शासक था, जबकि ओझा जी ये मानते हैं कि ये जालोर दुर्ग का निर्माण धारावर्ष के द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं प्रतिहार शासकों की जब शक्ति कमज़ोर होने लगी। यहाँ पर प्रतिहारों का शासन था, तो प्रतिहारों की शक्ति जब कमज़ोर होने लगती है तो प्रतिहारों से शासन जो है वो छीन करके परमारों के हाथ में आ जाता है। और फिर जब परमारों की शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है तो यहाँ पर जो है शासन किसका आ जाता है? चौहानों का शासन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पहले प्रतिहारों का शासन रहा, उसके बाद परमारों का शासन रहा और परमारों के बाद में चौहानों का शासन रहा। अब हम बात करते हैं कि जालोर के सोनग्रा चौहानों के संस्थापक कौन थे। तो जालोर के सोनग्रा चौहानों का प्रथम संस्थापक किसको माना जाता है? कीर्तिपाल को माना जाता है। कीर्तिपाल उर्फ कीतू को माना जाता है। यह नाडोल शाखा के अलहण का पुत्र था। नाडोल शाखा के राजा अलहण का पुत्र कौन था? कीर्तिपाल, कीतू, जिसने 1181-82 के अंदर जालोर को परमारों से छीन लिया था, परमार राजाओं से, और अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ पर चौहान वंश की नींव रखी। इसलिए उसको जालोर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। मोहनोत नैन्सी के द्वारा कीर्तिपाल को कीतू एक महान शासक, एक महान राजा के नाम से संबोधित किया है।
कीर्तिपाल के द्वारा जालोर और सिवाना क्षेत्रों के अंदर अपना राज्य स्थापित किया गया। अपने राज्य के अंदर सिवाना को भी शामिल कर लिया था। कीर्तिपाल को सुंधा पर्वत अभिलेख के अंदर, सुंधा पर्वत अभिलेख में राजेश्वर नाम से संबोधित किया गया है। राजेश्वर नाम से संबोधित किया है किसको? कीर्तिपाल को। कीर्तिपाल को सुंधा पर्वत अभिलेख के अंदर राजेश्वर नाम से संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार कीर्तिपाल के द्वारा जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव रखी जाती है। इसके बाद में उसका उत्तराधिकारी होता है समर सिंह। समर सिंह जिसने 1282 से 1205 तक जालोर पर शासन किया। समर सिंह ने विभिन्न साधनों के द्वारा जालोर दुर्ग को मजबूती प्रदान की। जालोर दुर्ग को जो है सुदृढ़ता प्रदान करने का काम किसने किया? समर सिंह द्वारा किया गया। समर सिंह ने इसके अलावा चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर दिया और इस प्रकार गुजरात राज्य से अपने मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए और अपने राज्य का विस्तार नाडोल, भिनमाल, रतनपुर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में कर दिया। समर सिंह के द्वारा अपना राज्य विस्तार किया गया। नाडोल, भिनमाल, रतनपुर और बाड़मेर तक विस्तार किया गया। साथ साथ में गुजरात के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ कर दिया और जालोर दुर्ग को मजबूती प्रदान कर दी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम उदय सिंह चौहान। समर सिंह का पुत्र जो है, समर सिंह का पुत्र उदय सिंह चौहान शासन संभालता है और 1205 से 1257 तक शासन करता है। उदय सिंह चौहान के कार्यकाल में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में उदय सिंह चौहान के कार्यकाल में आक्रमण हुआ, लेकिन उदय सिंह एक प्रतापी शासक था और उसके द्वारा इस आक्रमण को असफल कर दिया गया। फिर 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद का भी जालोर पर आक्रमण होता है उदय सिंह चौहान के कार्यकाल में और उस आक्रमण को भी जो है इसके द्वारा असफल कर दिया जाता है। इस आक्रमण को भी नसीरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा क्या कर दिया जाता है? असफल कर दिया जाता है। और इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? कान्हड़ देव प्रबंध में मिलता है। ये ध्यान कर लेना है कि जो नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ में उदय सिंह चौहान का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कान्हड़ देव प्रबंध, जो कि पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन मिलता है। तो दिल्ली के दो शासकों के आक्रमण हुए, एक तो इल्तुतमिश का और एक नसीरुद्दीन मोहम्मद का उदय सिंह के कार्यकाल में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं चाचिक देव। उदय सिंह के बाद में उसका पुत्र चाचिक देव जो है वो शासन संभालता है और 1257 से 1282 तक उसने राज किया और उसके काल के अंदर नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन दिल्ली पर दो सुल्तानों का शासन आया। एक तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का आया और बलबन का शासन आया, परंतु चाचिक देव के ऊपर हमला नहीं कर सके। जालोर पर उस दौरान कोई भी हमला नहीं हुआ। ठीक है, और इस चाचिक देव के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि चाचिक देव भी एक बहुत महान शासक हुआ जिसके ऊपर नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन जैसे सुल्तान जो है वो हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। आगे बात करते हैं सामंत सिंह की। चाचिक देव का पुत्र जो है वो सामंत सिंह हुआ और उसने फिर चाचिक देव के बाद में शासन संभाला। सामंत सिंह के कार्यकाल में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जालोर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से सेनाएं भेजी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सामंत सिंह जो कि चाचिक देव का पुत्र है उसके ऊपर हमला करने के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण करने के उद्देश्य से जालोर में सेनाएं भेजी जाती हैं, लेकिन उन सेनाओं को सांचौर के निकट से ही वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है सामंत सिंह के द्वारा। और सामंत सिंह ने यह कार्य किसकी मदद से किया था? बघेला शासक सारंग देव की मदद से। सामंत सिंह ने
ने इन सेनाओं को सांचौर के निकट से ही वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था, फिरोज शाह तुगलक की सेनाओं को। ठीक है, तो ये साजिक देव के पुत्र सामंत सिंह के समय की महत्वपूर्ण घटना है। सामंत सिंह ने उन जो फिरोज शाह तुगलक की सेनाओं को सांचौर के निकट से ही भगा दिया था। आगे हम बात करते हैं अंतिम नरेश कान्हड़देव चौहान की। जो जालोर के सोनग्रा चौहानों का अंतिम नरेश, अंतिम राजा जो है वो कान्हड़देव चौहान को माना जाता है, जिसने 1305 से 1311 तक शासन किया। कान्हड़देव के समय में दिल्ली पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। और जालोर उस समय दिल्ली सल्तनत के शासकों को जब दक्षिण अभियान पर जाना पड़ता था, दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए जाना पड़ता था, तो उसके बीच में पड़ता था, तो राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। अगर ये अलाउद्दीन खिलजी को जब गुजरात में जाना पड़ता था तो उसके भी बीच में पड़ता था जालोर, और उसको मालवा जाना पड़ता था तब भी जो है वो जालोर एक भी बीच में पड़ता था। इस प्रकार एक छोटे से नक्शे अगर हम देखें तो ये दिल्ली है। तो दिल्ली से अगर सुल्तान शासकों को जब दक्षिण अभियान की तरफ जाना पड़ता था तो बीच में यहाँ पर जालोर, मालवा गुजरात जाना पड़ता है तो बीच में जालोर पड़ रहा है, मालवा जाने पर भी क्या पड़ रहा है, जालोर बीच में पड़ रहा था। तो जालोर उस समय एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के अभियान में रास्ते में पड़ने वाले जालोर दुर्ग पर स्वतंत्र राजपूत शासक की सत्ता का अस्तित्व बाधक प्रतीत हो रहा था। स्वतंत्र राजपूत शासक की सत्ता का जो अस्तित्व था वो बाधक प्रतीत हो रहा था। कान्हड़देव चौहान वहाँ का प्रभुत्व संपन्न शक्तिशाली शासक था जो असहाय जान पड़ रहा था। जालोर के जो शासक है कान्हड़देव, वो अलाउद्दीन खिलजी को जो है असहनीय महसूस हो रहा था, क्योंकि जब भी उसको दक्षिण अभियान पे जाना पड़ता था तो उसको जालोर से होकर के गुजरता तो उसको कम समय में वो गुजरात और मालवा पहुंच सकता था, जबकि उसको घूम करके जाना पड़ता था। जालोर से दूसरे इलाकों से जो जाना पड़ता था तो अलाउद्दीन खिलजी को ये अच्छा नहीं लगता था। अतः सुल्तान जालोर पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील था। अब एक घटना ने आग में घी का काम किया, क्योंकि एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पे जा रही थी, गुजरात अभियान पे अलाउद्दीन की सेना जा रही थी, तो कान्हड़देव ने सुल्तान की सेना को अपने राज्य में से गुजरने नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कान्हड़देव से रास्ता मांगा गया कि आप हमें गुजरात अभियान पे जाने के लिए आपके राज्य में से रास्ता दीजिए, परंतु हमारी सेना जो है वो कान्हड़देव के द्वारा जो है वो अपने राज्य से गुजरने का रास्ता नहीं दिया। और दूसरी बात क्या हुई, एक तो रास्ता नहीं दिया, उसके बाद में जब अलाउद्दीन की सेना उल्लुग खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान से काठियावाड़ को जीतकर सोमनाथ और कई हिंदू मंदिरों को लूट करके वापस आ रही थी, तब कान्हड़देव ने अपने सेना नायक जेता देवड़ा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, जेता देवड़ा के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर क्या कर दिया, हमला करवा दिया। और अलाउद्दीन इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। पहली बात तो कि वो जब गुजरात अभियान पे जा रही थी सेना, तो रास्ता मांगे जाने पर कान्हड़देव ने अपने राज्य से गुजरने नहीं दिया। दूसरी बात, जब वो सेना गुजरात अभियान से सारा सामान वगैरह लूट करके आ रहे थे, तब कान्हड़देव ने इन सेनाओं पर हमला, अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला करवा दिया जेता देवड़ा के नेतृत्व में। इससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। तो इस प्रकार हम बात करें यदि जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की, तो प्रमुखतः 3 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है जालोर का दक्षिण भारत को जाने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित होने के कारण यह अत्यधिक राजनीतिक और सामरिक महत्व का था। गुजरात और मालवा जाने के मार्ग पर स्थित है ये जालोर, ठीक है ना, तो एक सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी बात, कान्हड़देव द्वारा सुल्तान की सेना को सुरक्षित मार्ग न देने से भी उसके और न देना, साथ में वापसी पर उसका
मतलब जेता देवड़ा के नेतृत्व में उन सेनाओं पर हमला करना और उनको लूटना। एक तो जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा मार्ग मांगा गया गुजरात अभियान पर जाने के लिए, तो मार्ग नहीं दिया, सुरक्षित मार्ग नहीं दिया, साथ में बाद में जब सेनाएं वापस लौट रही थी तो उनको लूट लिया गया। ठीक है। तीसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी की राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। ये 3 प्रमुख कारण हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालौर पर किए गए अलग अलग हमलों की। तो पहला हमला हुआ 1305 में, दूसरा हमला हुआ 1308 में और तीसरा हमला हुआ 1311 में। पहला हमला तो सीधा जालौर पर हुआ था, दूसरा हुआ था सिवाना पर, जो कि उस समय जालौर राज्य के अंतर्गत ही आता था, और तीसरा हमला हुआ तीसरा हमला हुआ 1311 में, जो कि पुनः जालौर पर हमला हुआ था। ठीक है। तो 1305 में जो हमला हुआ वो जालौर पर हुआ, फिर 1308 में हुआ वो सिवाना पर हुआ और सिवाना को जीत लिया इन्होंने, और 1311 में जालौर पर हमला हुआ था और जालौर के दुर्ग को भी इन्होंने जीत लिया। तो पहले हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग पर जो तुर्कों का हमला अधिकार किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले अलाउद्दीन ने 1305 में अपनी सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु भेजा। ठीक है ना। पहली बार हमला कहाँ हो रहा है? जालौर दुर्ग पर 1305 में। ठीक है ना। और कौन सुल्तान की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? एन उल मुल्क मुल्तानी। परंतु जालौर की सेना ने इस आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया। और कहा जाता है इस युद्ध के बारे में 2 बातें हैं कि 1305 में जब हमला हुआ तो एन मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर दुर्ग पर हमला हुआ, तो जालौर की सेना ने उसको आक्रमण को विफल कर दिया था और उसको भगा दिया था। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस युद्ध में कान्हड़ देव ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, या इनके बीच में क्या हो गई थी? संधि हो गई थी, और संधि के तहत वीरमदेव पुत्र वीरमदेव को दिल्ली दरबार में भेज दिया था। और माना जाता है कि वहीं पर नैन्सी रिख्यात के अनुसार यह माना जाता है कि राजकुमारी फिरोज़ा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, उसका वीरमदेव यानी कि कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम हो गया था, परंतु वीरमदेव ने उससे विवाह करने से मना कर दिया और वह भाग करके कहाँ आ गया था? और जालौर आ गया था। और यहीं से फिर जो है बाद में जो है वापस जो है अलाउद्दीन खिलजी 1308 में और 1311 में जो है क्या करता है? हमला करना प्रारंभ कर देता है 1308 और 1311 में, क्योंकि वो 1305 में जो उनके बीच में जो संधि हो गई थी, और चूँकि उस संधि के तहत वीरमदेव वहाँ चला गया था, लेकिन फिरोज़ा और वीरमदेव के बीच में जो अनबन हो गई उसकी वजह से जो है वीरमदेव ने मतलब विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो फिरोज़ा उससे नाराज़ हो गई और वीरमदेव भाग करके जब जालौर आ जाता है, तब यहीं से वापस अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1308 और 1311 के युद्ध की तैयारी करने शुरू कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर दुर्ग पर सेनाएं भेजी थी। ये कहाँ लिखा हुआ है? तारीख़-ए-फ़रिश्ता में लिखा हुआ है। तारीख़-ए-फ़रिश्ता, जो कि फ़रिश्ता की पुस्तक है, तारीख़-ए-फ़रिश्ता, और उसमें ये बात लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सुल्तान ने जब 1308 में पुनः एक बार जालौर राज्य पर हमला किया, और इस बार जालौर पर सीधे हमला न करके जालौर पर हमला करने के लिए किसका सहारा लिया? सिवाना दुर्ग पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए हमला किया। सिवाना उस समय जालौर राज्य के अंतर्गत ही आता था। जालौर के राजा के द्वारा ही यहाँ पर क्या नियुक्त किया जाता था? प्रशासक नियुक्त किया जाता था। ठीक है ना। एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता था जालौर के राजाओं के द्वारा। तो और इस सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जालौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। अब हम बात तो 1308 के हमले के अंदर जालौर के ऊपर कब्जा जमाने के लिए जालौर के रास्ते में स्थित सिवाना दुर्ग को कब्जे में लेने हेतु पहले प्रयास करते हैं, और सिवाना दुर्ग पर कब्जा करने के लिए 2 जुलाई 1308 को इस पर हमला कर दिया जाता है सिवाना दुर्ग पर। परंतु वहाँ कान्हड़ देव द्वारा नियुक्त दुर्गाधिपति सातल देव सोनगरा, इसको कई बार शीतल देव भी कह दिया जाता है, जो कि कान्हड़ देव का भतीजा था, के नेतृत्व में राजपूत वीरों के घातक हमलों में सुल्तान का सेना नायक नाहर खां मलिक और खांदा धारा भोज
ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के जो सेना नायक है नाहर खां मलिक और खांदा दारा भोज जो है वो शीतल देव के द्वारा मारे जाते हैं। बाद में जब लगने लगता है कि जब राजपूत सेना जो है वो युद्ध को जीत लेगी, तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर के सिवाना दुर्ग पर आ धमका और उसकी वजह से तुर्की सेना का मनोबल बढ़ गया। परंतु इसके बावजूद भी जो है वो सुल्तान को सफलता नहीं मिल रही थी। इस बार जब अलाउद्दीन खिलजी जो स्वयं सेना लेकर के आ रहे हैं, तब उनका सेनापति कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में वो जब सेना लेकर के आता है और दोनों पार्श्वों के बीच घेरा डालने को कहता है, दुर्ग के दोनों पार्श्वों के बीच में घेरा डालने को कहते हैं। सफलता मिलती न देख करके तुर्की सेना के द्वारा बावले परमार विश्वासघाती सैनिक बावले परमार को जो है दुर्ग का लालच दे करके कि युद्ध में अगर हम तुर्की सेना जीत जाती है तो आपको दुर्ग का जो है वो मालिक बना दिया जाएगा, दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। इस लालच को देख करके बावले परमार को मिला लिया जाता है तुर्की सेना में और उसके माध्यम से दुर्ग के जलकुंडों के अंदर गोरक्त मिलवा दिया जाता है। गोरक्त मिलवा दिया जाता है। उसके बाद में कानरदेव प्रबंध और अमीर खुसरो की खजाइनुल फतू, कानरदेव प्रबंध जो कि पद्मनाभ ने लिखा है और अमीर खुसरो जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखित खजाइनुल फतू, ठीक है ना, ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब लंबे समय से तुर्की सेना घेरे डाले रही तो दुर्ग के अंदर रसद सामग्री कम पड़ गई थी और पेयजल स्रोत जो है वो दूषित हो गया था और अन्य कारणों से कोई उपाय न दे करके दुर्ग का जो अधिपति था सातल देव, ठीक है ना, या शीतल देव और अन्य राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहन करके मातृभूमि की रक्षा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसमें रानी मैणा दे के नेतृत्व में साका हुआ था। सिवाना दुर्ग के अंदर शीतल देव सोनग्रा राजा के नेतृत्व में केसरिया तथा रानी मैणा दे के नेतृत्व में साका हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और उसने इसका नाम जो है सिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया जाता है? खैराबाद। और इस दुर्ग का अधिकारी किसको बना दिया जाता है? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग को इस दुर्ग का अधिकार सौंप करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली वापस लौट जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सुल्तान की इस लौटती हुई सेना ने क्या किया? सांचो और सत्यपुरा के महावीर भगवान के जैन मंदिर को तोड़ा। साथ में श्रीमाल भीनमाल जो कि चौहानों की ब्रह्मपुरी के नाम से उस समय प्रसिद्ध था, जो वैदिक धार्मिक कर्म कांडों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, उसको बुरी तरह से नष्ट किया। भीनमाल को नष्ट किया और सत्यपुरा सांचौर के भगवान महावीर की जैन मंदिर को भी तोड़ा। साथ साथ में हजारों की संख्या में ब्राह्मणों, स्त्रियों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इन ब्राह्मणों, स्त्रियों, बच्चों को कानरदेव की सेना के द्वारा खुदाला के पास मुस्लिम सेना पर हमला करके, खुदाला नामक जगह पर कानरदेव की सेना ने इस मुस्लिम सेना पर हमला कर दिया एक बार पुनः और इन कैदियों को, ब्राह्मणों, स्त्री और बच्चों को छुड़ा दिया और तुर्की सेना को भागने के लिए वहाँ से मजबूर कर दिया। आगे हम बात करते हैं कि शहजादी फिरोजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी और वीरमदेव के प्रेम का प्रसंग जो है वह किन पुस्तकों में मिलता है, तो आपको ध्यान रख लेना। एक तो कानरदेव प्रबंध में मिलता है और नैनसिरी ख्यात में मिलता है। आगे बात करते हैं 1311 का हमला। 1311 का हमला, इस हमले का नेतृत्व खिलजी सेना के अंदर किसके द्वारा किया गया? कमालुद्दीन गुर्ग और उसके साथ साथ में मलिक नायब और शम्स खाब का नाम भी याद रख लेना है। 1311 में जब जालोर पर तुर्की सेना ने हमला किया तो उस समय कमालुद्दीन गुर्ग और मलिक नायब और शम्स खां जो है वो तुर्की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। लंबे समय तक दुर्ग का घेरा डालने के बावजूद भी जो है
वो तुर्की सेना जो है दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल पाई थी और बिल्कुल परेशान हो गई थी। तो उसके बाद में उन्होंने तुर्की सेना के द्वारा वही फॉर्मूला अपनाया गया जो कि सिवाना दुर्ग के अंदर अपनाया था। सिवाना दुर्ग में भावले परमार जो है, भावले परमार नामक सैनिक को अपने दुर्ग देने का झांसा देकर के अपनी सेना में मिला लिया था। उसी प्रकार से जालोर दुर्ग के अंदर दहिया बीका राजपूत जो कि देशद्रोही था, उसने जो है किला प्राप्त करने के लालच में तुर्की सेना को किले में प्रवेश करने के गुप्त मार्ग का पता तुर्की सेना को बता दिया। इससे क्या हुआ, तुर्की सेना जालोर के दुर्ग में घुस गई। दहिया बीका राजपूत के द्वारा ये बात जब अपनी पत्नी को बताई कि मैंने ये सारा रास्ता जो है वो अपनी तुर्की सेना को बता दिया और मैंने देश के साथ विश्वासघात किया है, तो पत्नी हीरानंदे के द्वारा पति दहिया बीका की हत्या कर दी जाती है तथा इस विश्वासघात की सूचना जो है वो कान्हड़ देव को देने पहुंचती है, कान्हड़ देव को। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि शत्रु किले में घुस चुका होता है। ठीक है, दुर्ग की रक्षार्थ कई राजपूत मारे जाते हैं, उसमें कंधाई, जैतोलीचा, जैतदेवड़ा, लूणकरण, अर्जुन, ये सभी इसमें मारे जाते हैं। इस युद्ध के अंदर कान्हड़ देव चौहान भी मारा जाता है और कान्हड़ देव और उसके बेटे वीरम देव के नेतृत्व में जालोर के अंदर केसरिया हुआ और महिलाओं ने रानी जैतल देव के नेतृत्व में जौहर किया। ठीक है, इस प्रकार जालोर के अंदर 1311 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, साका हुआ। ठीक है, एक जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि वीरम देव जो है युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब जो है उनकी सेना जो है वो कुछ खास नहीं कर पाएगी, तो उसने उनको युद्ध में बंदी बना लिया जाएगा वीरम देव को। इसलिए उसके डर से उसने स्वयं को, अपने आप को ही कटार भोंक दी थी और उसने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा भी एक जगह उल्लेख मिलता है। इसके अलावा नैनसिरी ख्यात और कान्हड़ देव प्रबंध में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वीरम देव द्वारा विवाह का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद में अलाउद्दीन द्वारा गुलविहिस्त, याद रखना है गुलविहिस्त जो कि फिरोजा की दाई माँ थी, इस गुलविहिस्त नामक महिला के नेतृत्व में जालोर पर तुर्की सेना हमले के लिए भेजी थी। ये याद रख लेना है, गुलविहिस्त नामक महिला के नेतृत्व में, जो कि फिरोजा की दाई माँ है, उसके नेतृत्व में भी एक बार तुर्की सेना भेजी थी, जिसमें कान्हड़ देव और वीरम देव मारे गए, ऐसा बोला जाता है। फिरोजा द्वारा दिल्ली में वीरम देव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। फिर जब कहते हैं कि भी वीरम देव जो है उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया और जो फिरोजा थी वो यमुना नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है। ये गुलविहिस्त नामक महिला का नाम ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रख दिया जाता है। ठीक है, और जालोर के अंदर अलाई दरवाज़ा मस्जिद या तोफ खाने की मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा फिरोजा का मकबरा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर दुर्ग में बनवाया जाता है। फिरोजा का मकबरा कहाँ स्थित है, जालोर दुर्ग में स्थित है, और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस प्रकार कान्हड़ देव और वीरम देव की हत्या के बाद में जालोर के चौहान वंश यानी कि सोनग्रा चौहान वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, और कान्हड़ देव चौहान का भाई जिसे मालदेव मूछाला या मालदेव सोनग्रा नाम से जाना जाता है ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है ना, एक मालदेव राजपूत राठौड़ शासक भी हुए हैं, वो उससे अतिरिक्त है, इसीलिए इनको उनसे अलग बताने के लिए ही मालदेव मूछाला या मालदेव सोनग्रा कहा जाता है। और इन्होंने जो है मालदेव मूछाला ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और अलाउद्दीन ने उसके बदले में चित्तौड़ दुर्ग का भार जो भी है वो उसको सौंप दिया। ठीक है ना, उस मालदेव मूछाला को खुश करने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग का भार भी जो है वो मालदेव मूछाला को सौंप दिया। इस प्रकार
जालोर के चौहान वंश का शासन जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और इस युद्ध का वर्णन कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध का वर्णन है वो कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रा रिवात, जो कि दोनों ग्रंथ किसने लिखे हैं, पद्मनाभ ने लिखे हैं। इस ग्रंथ के अंदर जो है वो इस युद्ध का वर्णन किया गया है, कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी वात में। अब बहुत ही संक्षेप के अंदर हम जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जालोर दुर्ग, जिसका निर्माता नागभट्ट प्रतिहार को माना जाता है, मतलब डॉक्टर दशरथ शर्मा नागभट्ट प्रतिहार को मानते हैं, वही ओझा जी जो है वो परमार शासक धारावर्ष को मानते हैं। पर ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक ने ही करवाया था। जालोर दुर्ग एक गिरी श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है, और इसको सोनगढ़ या सोनलगढ़ एवं सुवर्णगिरी नाम से भी जाना जाता है। सुवर्णगिरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह सुवर्णगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। सुवर्णगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। तो कनकाचल या सुवर्णगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, जालोर दुर्ग है, और यह सोकड़ी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दुर्ग का नाम जो है 1311 के अंदर क्या कर दिया था, जलालाबाद कर दिया था। इस दुर्ग की और विशेषताओं की बात करें तो इस दुर्ग की विशेषता यह है कि जब यहाँ से चौहान वंश खत्म हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ समय के लिए जालोर जो है, जालोर जो होता है वो जोधपुर के शासन के अधीन आ जाता है, जोधपुर शासकों के अधीन आ जाता है। और जालोर दुर्ग जो है वो इतना सुदृढ़ माना जाता था, इतना अभेद्य माना जाता था कि जब जालोर जो है वो जोधपुर शासकों के अधीन आया, तब जालोर के दुर्ग के अंदर जोधपुर के नरेशों का राजकोष रखा जाता था। जोधपुर के राजाओं का जो राजकोष होता था वो इसी दुर्ग के अंदर रखा जाता था। एक बार जोधपुर के उत्तराधिकारी मान सिंह के द्वारा अपने ज्येष्ठ भ्राता भीम सिंह को ये बात कही गई थी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, कि आब फटे घर उल्टे, कटे बख्तरा कोर, शीश पड़े धड़ तड़ फटे, जद छूटे जालोर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये लाइन भी याद रख लेने, कई बार इसके किस किले के संदर्भ में ये कहा गया है, किसने किसको क्या कहा, इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल आने लग गए, तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा जालोर दुर्ग के बारे में जो है कई सारी कहावतें भी प्रचलित है, जिसमें ये कहा जाता है कि राइयों के भाव रातों ही बीत गए। ये भी जो राइयों के भाव रातों ही बीत गए, ये एक उक्ति भी जो है जालोर दुर्ग के संदर्भ में कही जाती है। आगे हम बात करेंगे। कहा हसन निजामी ने एक बार कहा था जालोर दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी अभी तक नहीं खोल पाया। किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा इस दुर्ग का कोई भी किसी आक्रमणकारी जो है वो इस दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल पाया है। ठीक है, ये इसने कहा था। फिर आगे बात करते हैं। इस दुर्ग के अंदर संत मल्लिक शाह की दरगाह है, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ है, तोफखाना मस्जिद है, और जैन धर्म की आस्था का केंद्र स्वर्ण मंदिर भी यहीं पर स्थित है। अब हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग की। सिवाना दुर्ग जो उसका निर्माता कौन है, वीर नारायण पवार था। वीर नारायण पवार के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके अलावा ये बाड़मेर में स्थित है, और बाड़मेर में इसे जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1308 में जीत लिया जाता है, तब इसका नाम खैराबाद कर दिया जाता है। ठीक है, और कमालुद्दीन कुर्क जो है वो इसकी जो है कमान दे दी जाती है। यह दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, ठीक है ना, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग। इसके अलावा इसको जालोर दुर्ग की कुंजी, जय नारायण व्यास जो थे, इनको शेरे राजस्थान कहा जाता है, इनको सिवाना दुर्ग में ही बंदी बना करके रखा गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध तालाब है जिसको पांडेलाव तालाब कहा जाता है, और इसी पांडेलाव तालाब के अंदर जो है भावले परमार जो विश्वासघाती राजपूत था, उसके द्वारा जो है वो इसमें गोरक्त मिलवाया जाता है। तो इसी के साथ में जालोर के सोनग्रा चौहानों का इतिहास और दिल्ली सल्तनत के साथ उसके संबंध का जो चैप्टर है वो पूरा होता है। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए आप यूं ही अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।